जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में भाग एल्गोरिथम यूक्लिड का हम अच्छी तरह से ख़त्म कर चुके थे। आपको डेफिनेशन लिखा दिए थे, उस पर 2 सवाल भी एनसीईआरटी का बना दिए थे। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम। तो एचसीएफ पे जो आधारित वर्ड प्रॉब्लम है वो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। और अक्सर बच्चे करते क्या हैं, सवाल देखते हैं, शुरू से एक सीक्वेंस में बनाते आ रहे हैं, एचसीएफ बनाए, एचसीएफ बनाए, एचसीएफ बनाए। तो अब जो वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि ये एचसीएफ से रिलेटेड चैप्टर है तो इसको में भी अनुमंजत्र हम एचसीएफ लगा देते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं, अगर एग्जाम में यह सवाल आ गया, चलिए बोर्ड वाले तो करते हैं, ठीक है, किताब का छाप के दे देते हैं, लेकिन अगर चेंज करके सवाल दे दिया, हूबहू सवाल नहीं दे, चेंज करके दे दे, तब आप कैसे जानेंगे कि उसमें एचसीएफ लगाना है या एलसीएम? आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? नॉलेज के लिए, ना कि रटने के लिए। आपको सीक्वेंस का पता नहीं लगाना है कि एचसीएफ बनाते आ रहे हैं तो एचसीएफ लगा देंगे, एलसीएम बनाते आ रहे हैं तो एलसीएम लगा देना, ये कभी नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका है सवाल को अच्छे ढंग से समझ न लेते हैं तो फिर आप एलसीएम का दीजिए या एचसीएफ का दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। तो चलिए हम एक एक कर सवाल बोलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि सवाल को आखिर समझा कैसे जाता है। फिर उसके बाद आपको एचसीएफ तो सभी लगाने जानते हैं, लेकिन सवाल को कैसे डिकोड करना है इस चीज़ को समझाते हैं। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है, A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी। आगे कहता है, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number। एक महिला है जो मिठाई को बेचती है, ठीक है, उनके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। हिंदी वाले हिंदी को देखकर भी समझ रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश देखकर भी समझ रहे हैं, ठीक है। उनके पास एक ट्रे है और वो इस बर्फी को स्टैक करना चाहती हैं। स्टैक का अर्थ होता है ढेर लगाना, एक के ऊपर एक। इन सच ए वे, इस प्रकार से, डेट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। प्रत्येक ढेर में जो बर्फी का संख्या है वह समान होना चाहिए। इस बात को समझिएगा। मान लीजिए ये चौड़ा वाला काजू का बर्फी का स्टैक है, ये ढेर लगा दिए। ये गोल वाला बादाम बर्फी का स्टैक है, ये ढेर लगा दिए। तो कुछ स्टैक पक्का बनेगा ये काजू बर्फी का, मान लीजिए ये स्टैक लग चुका है, और कुछ बादाम बर्फी का भी बनेगा। चलिए 4 गो बना दिए। अब जरा हल्के उदाहरण से पहले समझ लेते हैं कि यह कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। देखिएगा, मान लेते हैं हमको स्टैक में वो नंबर खोजना है जिससे इक्वल अमाउंट में मेरा स्टैक सब सारा का सारा आ जाए। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि चलिए 42 करके स्टैक लगाते हैं, यानी एक स्टैक में, एक ढेर में, बर्फी का एक ढेर में 42 बर्फी होगा, चाहे वह काजू हो या बादाम, इससे मतलब नहीं है। प्रत्येक स्टैक आपका इक्वल होना चाहिए, शर्त यह है। तो 42 करके लगाएं तो एक स्टैक लग गया, दूसरा स्टैक लग गया। इस तरह करते करते हम देखते हैं मेरा 10 स्टैक लगेगा, तब जाके मेरा काजू बर्फी खत्म हो जाएगा, यानी काजू बर्फी पूरी अच्छे तरह से सज जाएगा। यानी 42 स्टैक लगाने पे मेरा 42 गो बर्फी एक स्टैक में भरने से मेरा 10 स्टैक हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बादाम बर्फी का।
बादाम बर्फी लेकिन देखते हैं इसमें अगर हम 42 करके स्टैक लगाते हैं तो बादाम बर्फी क्या होता है देखिएगा, 4 तिया 12, 42 गुना 3 तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 बर्फी मेरा खत्म होता है, बच जाता है 4 बर्फी का आप क्या करिएगा, तो 4 बर्फी बच गया, यानी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया। यानी 42 एक ऐसा संख्या है जो 130 को पूरा पूरी विभाजित नहीं कर रहा है। अगर ये विभाजित करता रहता तो मेरा एक भी बर्फी नहीं बचता। लेकिन बात अगर 420 काजू बर्फी की हो तो 42 स्टैक अगर लगाते हैं तो मेरा यह वाला बर्फी को पूरा पूरी यह 42 विभाजित कर देता है, इसलिए मेरा पूरा पूरी 10 स्टैक लग जाता है। चलिए 42 वाला तो फेल हो गया, हम इसको भूल जाते हैं। 42 स्टैक तो इसके लिए सक्सेस है, इसके लिए नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 130 है, तो दिमाग में आया हल्का हल्का ही सोचते हैं 13 करके स्टैक लगाते हैं। क्या करते हैं, तो 13 करके स्टैक लगाए तो हम देखते हैं फिर से उसी प्रकार 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, 5 लगाए, करते करते यह भी 10 स्टैक लगाएंगे तो 13 ढंग 130 मेरा पूरा पूरी बर्फी सज जाएगा। लेकिन फिर से समस्या अब उत्पन्न हो रही है कि सर 13 करके आप लगाते हैं तो बादाम बर्फी पूरा तरह से सजता है, लेकिन काजू बर्फी कुछ ना कुछ बच जाएगा, क्योंकि 420 में अगर 13 से भाग देते हैं तो मेरा कुछ रिमाइंडर बचता है, 0 के बराबर नहीं आता है, तो कुछ बर्फी पक्का मेरा 420 में बच जाएगा। आप देख सकते हैं 39, 12 में 9 गया, 3, 30, 13 दूनी 26, 4। अब आप क्या कहते हैं, 13 करके लगाते हैं तो 4 बर्फी काजू का बच जाता है। अब 42 करके लगा रहे हैं तो 4 बर्फी इसका बच जाता है, बादाम का। तो करे क्या, यानी हम देख रहे हैं, समझिएगा मेरे बात को अब अच्छे से, पॉइंट अब यहीं पे है। 13 करके लगाते हैं तो बादाम बर्फी मेरा सज जाता है, 42 करके लगाते हैं तो मेरा 420 काजू बर्फी सज जाता है। क्यों सज जाता है यह भी देखिए, क्योंकि 13 एक ऐसा नंबर है जो 130 को पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है, इसलिए प्रत्येक स्टैक में इक्वल अमाउंट में मेरा सज रहा है। और 42 करके लगाते हैं तो 42 इसको पूरा पूरी डिवाइड करता है, इसलिए 42 का हम 10 ढेर लगा सकते हैं। तब न तो बात बन रही है 42 से न 13 से, तब हमको एक ऐसा जादुई नंबर चाहिए जो इसको भी पूरा पूरी सजा दे और इसको भी पूरा पूरी सजा दे। मेरा काजू बर्फी भी समान रूप में सज जाए और बादाम बर्फी भी समान रूप में सज जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, तो समझिएगा बात को, कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं। मान लीजिए 2 नंबर है 24 और 12 और ये दोनों का कॉमन फैक्टर है x। तो x एक ऐसा नंबर है जो 24 को पूरी विभाजित करता हो, डिवाइड एग्जैक्टली एकदम करता है, और 12 को भी डिवाइड एग्जैक्टली करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन फैक्टर उसी कहते हैं, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का कॉमन फैक्टर, जो जितने भी नंबर का वो कॉमन फैक्टर है उस सभी को वो पूर्णतया विभाजित करता है। तो यहाँ भी हमको कौन सा नंबर खोजना है जो ये दोनों को पूरे रूप में सजा सके, यानी इक्वल अमाउंट में सजा सके, इक्वल अमाउंट में बांट सके। इक्वल अमाउंट में बांटना, इक्वल अमाउंट में बांटना, इसका अर्थ आप क्या समझते हैं, 420 काजू बर्फी को इक्वल अमाउंट में बांटना, यानी उसको बराबर भागों में भाग देना। 130 बादाम को इक्वल अमाउंट में बांटना, यानी उसको बराबर भागों में भाग देना। तो वह नंबर क्या होगा, ये दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये दोनों का ही एक ऐसा संख्या होगा जो ये दोनों को क्या करे, बराबर भागों में बांट देगा, विभाजित कर देगा, और प्रत्येक स्टैक क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एक बात तो समझ में आ गया, क्योंकि बराबर बांटना है इसको भी और इसको भी, और नंबर हमको होना चाहिए एक ही। एक मतलब नंबर एक नहीं होना चाहिए, वो संख्या
एकलौता यूनिक होना चाहिए, मेरा मतलब है यूनिक नंबर होना चाहिए जो इसको भी बराबर भागों में बांटे, इसको भी बराबर भागों में बांटे, और स्टैक होना चाहिए इक्वल। तो हमको नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक कॉमन फैक्टर मेरा निकल रहा है, यानी प्रत्येक स्टैक में ऐसा नंबर जो इन दोनों को बराबर भागों में बांटे। तो हमको कॉमन फैक्टर पता चल गया कि कॉमन फैक्टर निकालना है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। थोड़ा लेट लग गया बताने में, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको अच्छे से दे देना था। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन में ज़्यादा हमको मेहनत नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अब है सेम नंबर एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब देखिए वह इस प्रकार लगाए कि पूरी बर्फी क्या हो जाए, सॉरी प्रत्येक स्टैक का सेम नंबर रहे, ये जो स्टैक में जो बर्फी का संख्या है वो नंबर सेम रहे, पहला चीज़। तो उस चीज़ को हम सॉल्व कर दिए कि वह नंबर होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अगर ले लेते हैं तब ईच स्टैक में वह कॉमन फैक्टर x रखते हैं तो वह इसको भी भाग देगा, इसको भी भाग देगा, पूरी कोई टेंशन न है, ठीक है। अब दूसरा बात कर रहा है इस प्रकार सजाएं कि ट्रे का वो कम से कम जगह घेरे। अब बर्फी आप भैया सजा रहे हैं, अब कम से कम जगह भी घेरना है तो क्या करिएगा, ढेर को ऊंचा कर देंगे। कम से कम जगह लेना है, हमको ज़्यादा नहीं लेना है, तो ढेर को क्या कर देंगे, ऊंचा। अब देखिए इसमें एक स्टैक में बर्फी का नंबर कॉमन फैक्टर था, लेकिन हमको अब क्या कर रहा है, कर तो रहा है या बर्फी ट्रे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह रखना, यानी प्रत्येक बर्फी को कम से कम जगह में सरियाना। लेकिन इसका दूसरा बात समझे, अगर हमको कम से कम जगह में रखना है तो स्टैक को क्या करना होगा, अधिक से अधिक ऊंचा, और स्टैक को अधिक से अधिक ऊंचा करना होगा। तब उसके लिए हमको क्या करना होगा, स्टैक में जो बर्फी है उसका संख्या क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक हाईएस्ट तक पहुंचना है। कॉमन फैक्टर तो ये था, हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन कर रहा है हाईएस्ट करने, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या बर्फी का जो ऊंचाई है, ये जो प्रत्येक स्टेप में बर्फी का नंबर है, इसको हमको हाईएस्ट रखना है, प्लस कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि इसको भी बराबर भागों में बांटना है, इसको भी बराबर भागों में बांटना है। तो कुल मिला के समझ गए कि हमको क्या निकालना होगा, ये दोनों नंबर का HCF, ऐसे समझा जाता है सवाल को। अब यहाँ पे लिखिएगा हेयर टोटल नंबर ऑफ काजू बर्फी इतना, टोटल नंबर ऑफ बादाम बर्फी इतना। सिंस वी हैव टू स्टैक बर्फी in such a way, क्या है क्वेश्चन, that each stack has the same number, we have to stack बर्फी in such a way that each stack has the same number and we have to choose a unique number of बर्फी in each stack that divide all काजू
एंड बादाम बर्फी। यहाँ संख्या चूँकि हमें हमें एक ऐसा में प्रत्येक स्टेप में प्रत्येक ढेर बर्फी संख्या का ऐसा अद्वितीय संख्या लेना है जो सभी काजू तथा बादाम बर्फी को यूनिक बर्फी इन इच स्ट्रक्चर्ड को बांट सके को सके है इक्वली। इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए।
इसमें लगा देते हैं साथ ही साथ इंग्लिश वाले यहीं से लिखेंगे, अभी स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। एज वेल एज दिस यूनिक नंबर should be highest to क्या कर रहा है क्वेश्चन, जोड़ देते हैं क्वेश्चन। टेक अप लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे। यहाँ के बाद यह स्टेटमेंट है। सो फ्रॉम द above statement conclude that this unique number is HCF of कितना 420 एंड 130 दिख रहा है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप यह लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए। अब हिंदी वाले में जोड़ रहे हैं वहाँ से। साथ ही साथ और द्वितीय संख्या को अधिकतम होना चाहिए ताकि ट्रे में ज़्यादा ताकि ट्रे के कम जगह में बर्फी को सजा सकें। ऊपर के कथन से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह द्वितीय संख्या 900 420 130 होगा।
नीचे वाला मिटा रहे हैं। देखिए, मैथ में सवाल को पढ़िए, थोड़ा सा उस पर चिंतन करिए, तब स्टेटमेंट को अपने इच्छा अनुसार लिखिए और फिर सवाल बनाइए, तब देखिए कितना अच्छा लगता है सवाल देखने में। अब बात यहाँ ये है कि बच्चे थोड़ा सा ये परेशान होंगे कि सर थोड़ा सा चीज़ था, आप इसके लिए इतना चीज़ क्यों लिखा दिए? सीधा सीधा HCF पकड़ने सिखा देते और बोल देते HCF करने पर। आप एक बात याद रखिए, जब भी आप सवाल बनाते हैं और शिक्षक को दिखाते हैं तो आप ऐसा कोशिश करिए कि शिक्षक आपका कुछ नहीं जानता है और वह जो पढ़ रहा है वह आपसे कुछ सीख रहा है, और वह शिक्षक कुछ नहीं भी जानता है फिर भी आपका स्टेटमेंट को पढ़कर वह उसको मन में लग जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये सब बच्चा इस तरह से समझकर सवाल बनाया है। नहीं तो क्या पता आप रट्टा राम बन के HCF लगा दिए हैं, शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आप HCF क्या सोचकर लगाए हैं। अगर आप एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तब उनको यह जरूर एहसास हो जाएगा कि बच्चे में दम है, वो सवाल को फील कर रहा है। इसलिए एग्जाम में यह स्टेटमेंट लगाने के बाद हाँ हो सकता है कि सीधे HCF लगाने वाले बच्चे को भी उतना ही मार्क्स मिले, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा जो इम्प्रेशन होता है इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है जो आपको और बच्चों से कुछ अलग बनाता है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट थोड़ा सा ज़रूरी था। अब यहाँ तक हो गया। नाउ HCF ऑफ 420 130 और यहाँ पे अब चूंकि इसमें बोला नहीं है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है या कुछ, आपको जैसे HCF आता है वैसे लगा दीजिए और लास्ट में जो आंसर मान लेते हैं इसका आ जाएगा HCF x। सो x इज दिस यूनिक नंबर आंसर। अतः x वह अद्वितीय संख्या है। हो गया। या प्रत्येक ढेर में बर्फी की संख्या इतनी होनी चाहिए, या नंबर ऑफ बर्फी इन इच स्टैक शुड बी x कुछ भी आए आप लगा दीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह वाला सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक सवाल को समझाने में चूंकि टाइम लग गया, अब नहीं लगेगा ज़्यादा, कुछ स्टेटमेंट थोड़ा लिखने में लग जाए तो लग जाए। अब सवाल आपको आसानी से बनता चला जाएगा। देखिएगा तेजी से। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. बैंड वाला कितना है 32 और आपका सेना का दस्ता कितना है, स्पेलिंग सही है, कंटिजेंट, ठीक है 616। इसको बैंड को बैंडे रहने दीजिए, इसको समझिए दस्ता कहते हैं, सेना का दस्ता को कंटिजेंट 616। तो एक परेड में मार्च करना है आर्मी को, आप देखे होंगे, तो उसमें से 32 को बैंड वाला है और 616 जो है उसके पीछे चलने वाला सैनिक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिएगा ये जो मार्च करेगा तो कॉलम में मार्च करेगा, ठीक है। अब यह कह रहा है क्वेश्चन, यह जो दोनों ग्रुप जो है यह जो मार्च करेगा जिस कॉलम में, उस कॉलम का नंबर सेम होना चाहिए। इस बात को अब सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आपको समझ लेना है। तो चूंकि सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए तो वह नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, समझिएगा बात को। चूंकि सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो इस 32 को पूरी डिवाइड करता हो, एक ऐसा नंबर जो 616 को भी पूरी डिवाइड करता हो। क्यों?
अगर यह 616 को पूरी डिवाइड नहीं करता होता तो यहाँ पे जो बोला है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये जो ग्रुप है यह मार्च करेगा, यह सेम नंबर ऑफ कॉलम 616 का 616 तो मार्च करेगा। इतना बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं? अब चूंकि यह सेम नंबर ऑफ दोनों कॉलम में मार्च करेगा तो यह भी मान लीजिए अगर यह x कॉलम है, यह भी x कॉलम में मार्च करेगा, यह भी x कॉलम में मार्च करेगा। चलिए तो x कॉलम में 616 को आप बैठाइए, मान लीजिए x कॉलम है, तो चलिए x को मानते हैं 4, तो 4 को 616 में करने के लिए इसको बराबर कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा? 4 भागों में, तब ना मान लेते हैं यह 4 भागों में कैसे होगा? 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 154, ठीक। तो 154, 154, 154, 154, ताकि एक अच्छा सीक्वेंस दिखे। ऐसा नहीं इसमें 10 है तो इसमें 2 10 था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैनिक पीछे जो लग रहा है वो इक्वल अमाउंट में लगेगा। तो 4 अगर x रहता है तो देखिए 4 या 616 को 4 बराबर भागों में बांट दिए। तो x कैसा नंबर है? एक ऐसा नंबर है जो किसको बराबर भागों में बांट रहा है? इसको 616 को भी और 32 को भी। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी यह जो नंबर ऑफ कॉलम यह एक ऐसा यूनिक नंबर है जो इसको भी बराबर भागों में बांटेगा, सजा देगा, और इसको भी बराबर भागों में बांटेगा, सजा देगा। तो चूंकि दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, बांटने का अर्थ फिर से हम बता रहे हैं क्या होता है? डिवाइड करना। चूंकि x एक ऐसा यूनिक नंबर है जो दोनों को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो वह कौन सा नंबर होगा? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो दोनों को एग्जैक्टली क्या करता हो? डिवाइड करता हो। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉमन फैक्टर हो गया, यानी वो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? कॉमन फैक्टर। इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? आ गया ना? तो अब यह कह रहा है वह अधिक से अधिक कॉलम की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन से हम समझ गए, वो नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। अब चूंकि बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या हो गया? मैक्सिमम बोलिए या हाईएस्ट बोलिए, बात एक ही है। तो हाईएस्ट, और यहाँ है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया। इतने सा तो सवाल समझना था। Since we have to arrange both group in each column in such a way that total contingent and total army band
चूँकि ग्रुप्स member in column in such कि हमें दोनों सदस्यों को कॉलम को कहते हैं स्तंभ। हम लोगों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि सभी दस्ते के लोग तथा आर्मी बैंड स्तंभों में बराबर भागों में बट जाए, साथ ही साथ हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या लेनी है। ऊपर के कथन से हम कि आयतन होगी। नाउ अब HCF ऑफ 616 32
इतना टा स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब आपको जिस विधि से आता है एचसीएफ आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बात आपको और बता देते हैं, यह जरूरी नहीं है कि हम जो आपको लिखाए हैं इसको रट लें आप और इसी को उतार लें। आपको हम सिर्फ क्वेश्चन समझने बोल रहे हैं और अपने आंसर में टीचर को समझाने बोल रहे हैं। फिर उसे आप अपनी भाषा में समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपनी भाषा में ही समझा सकते हैं। आप जो समझे आप उस चीज़ को समझा दीजिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम जो लिखा रहे हैं इसको आपको रट लेना है। आप अपना बना के लिखिए और अच्छे ढंग से लिखिए, मुझसे भी अच्छा करके लिखिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन जो था सैनिक वाला, यह क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का 1.1 का। अब एक अदर बुक का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिएगा, ये सीबीएसई में शायद पूछा जा चुका भी है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 2 टैंकर contain 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। 2 गो टैंकर है, एक कितना हटा रहा है 850 लीटर और दूसरा कितना है 680 लीटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर। तो आपको 2 को देखिएगा टैंकर है पेट्रोल रखने वाला, तो आपको एक ऐसा कैपेसिटी वाला छोटा टैंकर बनाना है जो इसको भी अच्छे मतलब पूरी नाप ले, इसको भी पूरी नाप ले। विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर, जो इसको भी नाप ले इसको भी नाप ले। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, नाप लेने का अर्थ क्या है। इससे हम भाई इसको नापे तो 1 लीटर अगर मेरा बच जाता है उसके नीचे सतह पे तो क्या फ़ायदा इस टैंकर का बनाने का। मान लीजिए ये x लीटर कैपेसिटी वाला कोई टैंकर है, अगर इसमें 1 लीटर बच जाए या 2 लीटर बच जाए तो क्या फ़ायदा बनाने का। यानी हमको एक ऐसा बनाना है कंटेनर जो इसको, मान लेते हैं 85 लीटर का ये है कंटेनर, तो 10 बार में पूरी माप ले। या ये 68 लीटर का है तो 10 बार में इसको पूरी माप ले। लेकिन सवाल उठता यह है कि 85 लीटर का अगर हम इसको बनाते हैं तो यह पूरी मपाता है, और क्या 68 लीटर का बनाते हैं तो यह मपाता है। फिर से समस्या आ गया, तो करें क्या। तो हमको एक ऐसा x यूनिट का कैपेसिटी वाला कंटेनर चाहिए जो इसको भी मापे, इसको भी मापे, जो इसको भी पूरी डिवाइड कर दे। काहे, मान लेते हैं 85 लीटर का बनाए तब ना ये 10 बार में इसको मापा, और उसी प्रकार 10 बार में मापा यानी 10 बार में डिवाइड किया। इसको 10 बार में मापा 68 लीटर वाला, यानी 68, इसको 10 बार में 680 को 68 वाला कैपेसिटी वाला डिवाइड किया। तो हमको एक x यूनिट का ऐसा कंटेनर चाहिए जो इसको भी चाहे कितना भी यूनिट में डिवाइड करें, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको भी पूरी डिवाइड करना चाहिए, यानी पूरी माप ले और इसको भी माप ले। तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। तो यह दोनों का क्या होगा, x। कॉमन फैक्टर। अब बात को समझिएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। कॉमन फैक्टर हम सवाल से समझ गए और क्वेश्चन के साथ फिर कह रहा है, सीधे बोल दिया है मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम बोलिए या हाईएस्ट बोलिए, बात एक ही है। कॉमन फैक्टर हम बताए क्वेश्चन को समझ के, अब फिर क्वेश्चन बाद में कर रहा है हाईएस्ट, तो इसका अर्थ क्या हुआ, x क्या होगा, x इक्वल टू HCF ऑफ 850 लीटर छोड़ दीजिए एंड 680। एक काम करते हैं, इस सवाल को आप अपने से अपने भाषा में जो समझें आप उसको लिख लीजिए, जो हम समझाएं आप उसमें और चिंतन कर सकते हैं और मनन कीजिए और 1-2 बार बनाइए और अपने से स्टेटमेंट लिखने का प्रयास कीजिए। तो यह सवाल आप अपने से कोशिश करिए। एक लास्ट सवाल देख लीजिएगा। There are 156, 208 and
to 60 students in a group A, B, C respectively. Buses are to be hired to take them for a field trip. किसी स्कूल या कोई संस्था है, उसका 3 ग्रुप बना हुआ है A, B, C, जिसमें A में है 156 बच्चा, B में है 208 बच्चा और C में है 260 बच्चा। और इसको इन सभी बच्चों को लेकर टीचर या वहाँ का जो संस्थापक है फील्ड ट्रिप के लिए घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, जिसके लिए वह बस हायर करना चाहता है, बस को बुक करना चाहता है। Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus. तो हमको वह न्यूनतम बसों का संख्या ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक बच्चा समान रूप से भरा जाए। यानी ए में अगर ए बस है, ए के लिए बस कर रहे हैं मान लीजिए 3 गो, तो इसमें उतने नंबर में बच्चा भराएगा जितना कि बी में भराएगा, चाहे उसका संख्या 4 हो या 5 हो, उससे हमको मतलब नहीं है। ए में जितना हम भरेंगे बच्चा को, बी में भी उतना भरना है और सी में भी उतना ही भरना है। भले प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग बस का संख्या हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन बच्चा सब में सेम भरना होगा। तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि फिर से आपको जो उतना हम समझाए कि बच्चों की संख्या, बस में अटने वाले बच्चों की संख्या वह एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करता होगा पूरा तरीका से। यह बात आपको समझ लीजिए। 156 को डिवाइड अगर करता होगा तभी तो वह, मान लीजिए अगर 3 बस किए तो 3 बस में पूरा पूरी वो डिवाइड 156 हुआ, तब ना फुल बच्चा अटा। अगर डिवाइड पूरा पूरी इसको नहीं करता, इसमें बस में अटने वाले बच्चों की संख्या अगर मान लीजिए ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं करेगा तो बच्चा बराबर अटेगा कैसे। उसी प्रकार ये वाले बी वाले में भी जो बच्चों की संख्या होगी वह 208 को पूरा पूरी डिवाइड करता होगा पक्का। 260 वाला में जो बस है वह भी, उसमें भी जो बच्चों की संख्या है वह 260 को पूरा तरीके से डिवाइड करता होगा। इतना टा बात समझ गए। लेकिन क्वेश्चन का कहना यह है कि हमको वह जादुई नंबर चाहिए जो इसमें भी बच्चों की संख्या समान रहे, इसमें भी बच्चों की संख्या समान रहे। यानी जितना बच्चा ए में रहेगा उतने बच्चा बी में होना चाहिए और उतने बच्चा सी में होना चाहिए। यानी हमें वह ऐसा जादुई संख्या चाहिए जो इसको भी पूर्णतया विभाजित करे और इसको भी पूर्णतया विभाजित करे और ये जो लास्ट वाला 260 है इसको भी पूर्णतया विभाजित करे। तो कुल मिलाकर ऐसा नंबर कौन सा होता है जो किसी 3 नंबर है, तीनों को पूर्णतया विभाजित करे, यानी डिवाइड करे एकदम पूरे तरीके से एग्जैक्टली। तो वह नंबर होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होता है, चूंकि अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमको मिनिमम बस हायर करना है, कम से कम बस हायर करना है। इसका अर्थ समझिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करना है, बस में भरना है। कम से कम बस करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भरेंगे तभी तो कम से कम बस होगा। तो कम से कम बस करने के लिए हमको बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भरना होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भरना का मतलब जो बच्चों की संख्या है बस में वह क्या होगा, HCF होगा। या तीनों का कॉमन फैक्टर तो है, बस में भरने वाले बच्चों की संख्या कॉमन फैक्टर ये तीनों का है। लेकिन जब कम से कम बस करना है यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भरना है तो वह कौन सा फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। यह बात आप समझ गए। तो लिख लेते हैं इसको। Since there are same number of student
in each bus there are same number of students in each bus of any group, किसी भी ग्रुप का हो सकता है। There are same number of students each bus of any group as well as we have to take minimum number of buses or we have to fill maximum student in each बस। तो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन कर रहा था उस चीज़ को हम लिख दिए कि बच्चा का संख्या समान होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम बस का संख्या हमको लेना है, यानी कि हमको मैक्सिमम स्टूडेंट ईच बस में भरना होगा। यह चीज़ हम क्वेश्चन के अनुसार कह दिए। सो द नंबर ऑफ student in each bus is HCF of क्या होगा 156, 208 और 260। पहले इस चीज़ को हिंदी में तेजी से लिखते हैं। चूँकि प्रत्येक बस में बच्चों की संख्या समान होनी चाहिए तथा क्या है, हमें कम से कम बस रिजर्व रहने दीजिए यार। करना है, अतः हमें प्रत्येक बस में अधिक से अधिक बच्चों को भरना होगा। जो कि प्रत्येक बस में बच्चों की संख्या समान होनी चाहिए तथा हमें कम से कम बस रिजर्व करना है, अतः हमें प्रत्येक बस में अधिक से अधिक बच्चों को भरना होगा। पर के कथन से कि यहाँ पे सो अतः
प्रत्येक बस में बच्चों की संख्या 900 ऑफ क्या 156, 208 और 260 होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आप यह भी लिख सकते हैं या यह भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बस इज HCF इतना। और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको HCF हम समझ गए, HCF से होगा चलिए अब HCF लगा देते हैं। तो हम आपको बताए थे आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी HCF कर सकते हैं, नहीं तो आप जो बच्चे से पढ़ते आए हैं जो विधि HCF का वो भी लगा सकते हैं। 156 ठीक, और B 208 C 160 तो इसका होगा 130 65 5 13 ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या क्या हुआ देखिएगा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। तो 2 मिल रहा है, 2 2 2 2 ठीक है, 2 2 5 13 तो 13 आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया। इसलिए HCF मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे कर दीजिएगा HCF करने पर, और फिर उसके बाद HCF ऑफ 156 208 260 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 गुने 13 और इक्वल टू 52 52 आ गया मेरा HCF। अब मेरा यह क्या आया HCF, वह बच्चों का अधिकतम संख्या आया जो प्रत्येक बस में अटेगा। अब देखिए यह वह जादुई नंबर हमको प्राप्त हो गया। अब हमको बस का संख्या निकालना है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना बस हमको ऑर्डर देना होगा। तो देखिए ए में कितना है ग्रुप में, इसलिए कुल बसों की संख्या बराबर, तो ग्रुप ए में देखते हैं कितना है 156 है बच्चा टोटल, और प्रत्येक बस में कितना बच्चा अट रहा है 52, जो अधिकतम हम अटा सकते हैं। भाग दे दीजिए 52 से। भाग देने का मतलब हो गया हम 156 को डिवाइड कर दिए, मान लेते हैं यह इसको कितने भाग में 3 मरतबा में यह डिवाइड कर रहा है, यानी 3 बस कर देंगे तो तीनों बस में 52 बच्चा अगर भरते हैं तो वह मेरा 156 बच्चा को फिल कर देगा, पूरा कर देगा। इसमें एक भी बच्चा बचेगा ना, रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है, सॉरी, रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर आएगा। ठीक, प्लस तो चूंकि संस्था एक है तो वह बस तो टोटल कुल मिलाकर ही ना करेगा, भले मेरा ग्रुप अलग अलग हो। तो एक ग्रुप का हम निकाल लिए, बस कितना आ गया 156/52। दूसरा ग्रुप में कितना है 208 बटे क्या होगा 52। तीसरा ग्रुप में क्या है 260
बटे 52 भाग दीजिए, ये खाया 3 बार में, ये खाया 4 बार में और यह खाया 5 बार में। तो 4 3 7 5 12, बस आंसर यहाँ पे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ बस इजकल टू, बस इस चीज़ को दोहरा दीजिए, ये हो गया आंसर। तो आपका इस पर आधारित HCF पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम होता है समाप्त। यह बहुत ही अच्छा सवाल था। अब अगले वीडियो में हम आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और समझेंगे, उस पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। धन्यवाद।